हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आरडी अचीव गोल्स पर। तो बच्चों, यहाँ पर हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स 12th क्लास की जो बुक है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास फुल हिंदी मीडियम में। तो बच्चों, हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियाँ। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट किया था। तो आज जो है मैं आपको कुछ करवाने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे रीज़न बेस्ड क्वेश्चन जो है मैं आपको आज करवाने वाली हूँ। मतलब कि कारण आधारित प्रश्न, और ऐसे प्रश्न जो हैं वो अक्सर जो है एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और हाँ, अगर आप हैं मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करके कर दीजिए ग्रे, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। मतलब कि हमने यहाँ पर कारण बताना है कि जीडीपी समृद्धि के कारण अक्सर जीडीपी में कृषि के प्रतिशत योगदान में कमी आती है। तो बताओ, क्या ये बात सही है या गलत है? मतलब कि जब जीडीपी की समृद्धि होती है, जब जीडीपी जो है वो बढ़ता है, तो जो जीडीपी में कृषि का प्रतिशत योगदान है वो कम हो जाता है। मतलब कि कृषि के लिए जो लोग हैं वो कम खर्चा करते हैं जब जीडीपी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये कारण बताना है, ये सही है ये गलत, साथ में ये भी बताना है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि कृषि वस्तुओं के लिए मांग जो है औद्योगिक वस्तुओं के लिए मांग की तरह आय लोचदार नहीं होती है। मतलब कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कृषि की वस्तुओं की इतनी ज़्यादा मांग नहीं करते हैं जितना कि औद्योगिक वस्तुओं की मांग करते हैं। मतलब कि जो लोग हैं, जैसे जैसे लोगों की आय में वृद्धि होती है, लोगों की इनकम जो है बढ़ती है, तो वैसे वैसे क्या होता है, जीडीपी में भी समृद्धि होती है। और वो क्या करते हैं, अधिक से अधिक औद्योगिक वस्तुओं पर खर्चा करने लगते हैं। मतलब कि जैसे कपड़े अधिक खरीदना, ठीक है, अपनी लग्जरी आइटम्स जो हैं उनको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। ना कि वो कृषि के लिए कुछ खरीदते हैं, ठीक है, ना कि वो राशन अधिक खरीदते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अगर उनकी आय में वृद्धि होती है तो वो उन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं जो कि फैशन में हों, या जैसे कपड़े वगैरह हो गए, चप्पल वगैरह, कुछ ऐसी जो औद्योगिक वस्तुएं हैं उन पर अधिक खर्चा करते हैं। तो जब औद्योगिक वस्तुओं की मांग जो है, ठीक है, वो अधिक होती है कृषि की वस्तुओं की मांग की तुलना में, ठीक है, अधिक होती है, तो क्या होता है, जो तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्र है, ठीक है, मतलब कि जिसमें कृषि नहीं आती है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जिसमें कि क्या हो गया, उद्योग वगैरह हो गए, सेवाएं हो गई, तो इस पर वो अधिक से अधिक खर्चा करने लग जाते हैं। जिससे कि क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका जो भाग है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाती है, उसमें जो जीडीपी में थोड़ी सी कृषि के प्रतिशत भाग में कमी आती है, और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो है लोग अधिक निवेश करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब जीडीपी की समृद्धि होती है तो कृषि के प्रतिशत योगदान में जीडीपी में कमी आती है। ठीक है, लोग ज़रूर ऐसा करते हैं, जब उनके पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो कृषि में नहीं घुसते हैं। फिर वो कृषि में क्यों जाएंगे? उनके पास अधिक पैसा है तो वो क्या करेंगे, बनी बनाई चीज़ें ही बाजार से लेकर आएंगे, ना कि खुद खेतों में जाके काम करेंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, अदृश्य बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी है और इसलिए एक समस्या नहीं है। मतलब कि ऐसी बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती, वो एक छिपी हुई बेरोजगारी है, इसलिए वो कोई समस्या भी नहीं है। तो क्या ये सही है या गलत है? तो नहीं, ये गलत बात है। निसंदेह दृश्य बेरोजगारी एक छिपी हुई बेरोजगारी है, ठीक है, जो बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, ठीक है, छिपी हुई है, ये बात मानने वाली है। लेकिन ये जो है एक गंभीर आर्थिक समस्या है। ये समस्या जो है कृषि में उत्पादकता से संबंधित है। उत्पादकता से संबंधित ऐसे हो गई क्योंकि जब एक एक्स्ट्रा किसान वहाँ पर काम कर रहा हो, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो वहाँ पर कृषि कर रहा है, तो अगर उसको निकाल भी दिया जाए तो भी जो उत्पादकता है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो वहाँ पर काम कर रहा है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी उत्पादन उतना ही होगा, और अगर वो वहाँ से चला जाए तब भी उत्पादन उतना ही होगा। ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी की स्थिति में क्या होता है, जो अतिरिक्त श्रमिक है, ठीक है, उसके आने पर क्या होगा, कुल
उत्पादन में उसका जो योगदान है वो बिल्कुल शून्य होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि वो वहाँ पर बस ऐसे ही काम पर लगा हुआ है, उसका वहाँ पर काम करना या काम ना करना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो अदृश्य बेरोज़गारी है वो जितनी ज़्यादा अधिक होगी तो श्रमिकों की संख्या भी उतनी अधिक होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा अदृश्य बेरोज़गारी है तो समझ लो बहुत सारे श्रमिक जो है उतने ही ज़्यादा वहाँ पर लगे हुए हैं। तो जिससे क्या है, निम्न उत्पादकता हो रही है। मतलब अगर वही सारे किसान कहीं और जाकर खेती करें एक साथ मिलकर, जो एक्स्ट्रा किसान ऐसी भूमि पर काम कर रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी किसान काम कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं, तो उससे तो कोई उत्पादन पर फ़र्क पड़ नहीं रहा है। लेकिन अगर वही सारे किसान कहीं और जाकर खेती करें तो उत्पादन जो है वो बढ़ेगा, उत्पादन पर जो है फ़र्क पड़ेगा। तो जो अदृश्य बेरोज़गारी है वो छिपी हुई बेरोज़गारी तो है, लेकिन यह एक समस्या है। ठीक है, उसको कह रहे हैं ना समस्या नहीं है, तो नहीं, ये गलत बात है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला है जो सीमांत किसान होते हैं वह जीवन निर्वाह किसान होते हैं। तो ये सही है, ये गलत? तो हाँ, ये सही है। सीमांत किसान जो होते हैं वो जीवन निर्वाह किसान होते हैं। इसका कारण ये है कि जो सीमांत किसान होते हैं वो इतने छोटे किसान होते हैं कि वो बाजार के जोखिम को नहीं उठा सकते, मतलब कि वो रिस्क नहीं ले सकते, वह बिजनेस करना नहीं चाहते। वो ऐसी फसलों का जो खेती करते हैं, फसलों को ऐसी फसलों को उगाते हैं जिससे कि वो खुद ही उसका उपभोग कर सकें। मतलब कि वो फसलों को उगाकर बाज़ार में बेचना नहीं चाहते, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर वो फसलें ना बिकी तो फिर उनका क्या होगा। तो वो इसलिए ऐसे जोखिम से दूर रहते हैं और ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिससे कि उनकी खुद की आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो सके। तो सीमांत किसान जो होते हैं वो जीवन निर्वाह किसान ही होते हैं। चलिए अब आगे आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन आंसर्स पर, जहाँ पर एक पहला क्वेश्चन आ रहा है कि जो भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं वह इसके पिछड़ेपन की कहानी सुनाती है। क्या ये बात सही है? क्या आप सहमत हैं इस बात से? तो हाँ, ये बात सही है। मतलब कि जो भारत की कृषि है, ठीक है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसमें जो विशेषताएं हैं वो ये है कि वो पिछड़ी हुई है, उसकी यही विशेषताएं हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है निम्न उत्पादकता। उत्पादकता जो है वो बहुत कम है, ठीक है, जोतों का आकार बहुत छोटा है। निम्न उत्पादकता, उत्पादकता कम है, जोतों का आकार छोटा है, जगह बहुत कम है। जीवन निर्वाह परक कृषि, ज़्यादातर जो किसान है वो अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं, व्यापार नहीं करते हैं कृषि का। अदृश्य बेरोजगारी की उपस्थिति, ठीक है, बहुत सारी बेरोजगारी जो है वो अदृश्य है। पिछड़ी हुई तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी विशेषताएं जो है वो भारत की कृषि के पिछड़ेपन की ओर संकेत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है संस्थागत सुधारों ने, मतलब कि संस्थागत सुधारों के भूमि सुधार, ठीक है, जो भूमि सुधार किए गए हैं उसने भारतीय कृषि के रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब कि जो भारत की कृषि है उसमें रूपांतरण हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर भूमि का सुधार जो किया गया है तो उससे भारत की जो कृषि है उसमें भी कुछ बदलाव आया है। तो बताइए कैसे? तो सबसे पहला जो यहाँ पर है कि भूमि जोतने वाले को स्वामित्व का अधिकार दे दिया गया, कि जो भूमि को जोतेंगे वो क्या होंगे, वो स्वामित्व का उन्हें अधिकार जो है मिल जाएगा। वो क्या होगा, अब वही जो है वो भूमि का मालिक भी होगा एक तरह से। दूसरा है कि लगान का नियमन कर दिया गया है। जो लगान है, जो कर वसूलते थे, ठीक है, जमींदार, अब उसको भी जो है वो एक तरह से क्या कह सकते हैं इसमें कि एक तरह से तय कर दिया गया कि वो कितना कर जो है उनसे वसूल सकते हैं। चकबंदी कर दी गई है। भूमि की उच्चतम सीमा तथा अधिशेष भूमि का पुनः वितरण कर दिया गया है। जो भूमि है वो एक बार दोबारा से सभी में बांट दी गई है सही तरीके से। जो सहकारी कृषि है वो भी यहाँ पर कर दी गई है। तो इन सुधारों से निश्चित तौर पर भारतीय कृषि का रूपांतरण हुआ है। विशेषतः जो मध्यस्थ जो होते थे, जो जमींदार होते थे, उनका उन्मूलन तथा भूमि को जोतने वाले को स्वामित्व का अधिकार देने से व्यवसाय के रूप में कृषि में स्थिरता आई है। अब किसान जो है वो भी व्यवसाय के लिए आगे आने लगे हैं। ठीक है, भूमि के पुण्य वितरण ने समता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, किसान जो है अब क्या करने लगे हैं, अब कृषि से व्यवसाय जो है वो अब करने लगे हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के साधन के रूप में आप तकनीक पर कहाँ तक भरोसा करेंगे, कि अगर कृषि में जो उत्पादन है अगर उसमें वृद्धि करनी है तो जो तकनीक है वह अच्छी चीज़ है, तो आप इस पर कहाँ तक भरोसा करेंगे। तो उत्पादकता में वृद्धि मूल रूप से नई तकनीक के प्रयोग से संबंधित है। अगर नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि जरूर होगी। ठीक है, इस बात पर भरोसा करना पड़ेगा। मतलब कि भारत में तकनीकी सुधारों में निम्नलिखित शामिल है। जैसे कि भारत में जो तकनीकी सुधार है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं,
HYV बीजों का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब ऐसे बीज जो बहुत ही जल्दी अच्छी खेती करते हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, केमिकल जो होते हैं वैसी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक खेती प्रबंध तकनीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खेती के यंत्रीकरण साधन, कुछ साधन हैं, ठीक है, खेती के लिए उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो तकनीकी सुधारों के अनुप्रयोग ने भारत में कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि की है। मतलब कि जब टेक्नोलॉजी आई है तो कृषि में बहुत ही ज़्यादा अच्छी वृद्धि हुई है। हालांकि तकनीक ऊपर बताए गए चारों संगठक के रूप में का प्रयोग जो है बड़े किसानों द्वारा ही किया जाता है। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है वो महंगी है, तो इसलिए बड़े किसान ही इसका प्रयोग करते हैं। छोटे जो किसान होते हैं वो अभी भी पुरानी तकनीक पर ही आधारित हैं, ठीक है, परंपरागत खेती में लगे हुए हैं, क्योंकि वो छोटे किसान हैं, महंगी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नई तकनीक जो है उनकी पहुंच से बाहर है, तो इसलिए उन्हें कम उपज तथा कम आय द्वारा संतुष्ट ही होना पड़ता है, ठीक है, वो कम खेती ही करते हैं और कम ही कमाते हैं, तो उससे ही वो संतुष्ट होते हैं। लेकिन जो बड़े किसान हैं वो इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करके कृषि में अधिक से अधिक जो है वो फ़ायदा कर सकते हैं, ठीक है। आवश्यकता है इस बात की कि कम खर्च वाली, ठीक है, तकनीक का विकास हो जाए, ताकि जो क्या है सभी किसान जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। साथ ही क्या है, तकनीक किसानों के संस्थागत साख के प्रावधानों के साथ पूरक होनी चाहिए। मतलब कि जो किसान जो है अगर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें जो है साख भी मिलने चाहिए। मतलब कि उन्हें लोन भी एक तरह से तकनीकों के लिए मिल जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए। किसानों को गोदाम तथा भंडारण की सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। अगर वो अच्छा खासा खेती कर रहे हैं तो वो सारा भंडार कहाँ करके रखें, तो उसके लिए उनके पास गोदाम भी होने चाहिए, नियमित बाजार भी होने चाहिए, उनके पास बाजार भी होने चाहिए जहाँ पर जाकर वो अपनी वस्तुएं बेच सके। इन सब के ऊपर सूखे तथा बाढ़ के जोखिमों को कम करने के लिए सरकार द्वारा फसल बीमा योजनाएं भी प्रदान करनी चाहिए। जैसे कि हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है तो फसल का भी इंश्योरेंस जो है वो होना चाहिए। गैर तकनीकी सुधारों से खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसानों की नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने की क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब कि अगर किसान अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और अगर सरकार इन सब चीज़ों का भी फ़ायदा किसानों को करवाती है तो किसान जो है वो अधिक से अधिक कृषि की उत्पादकता में वृद्धि ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति क्या है, इसे क्यों लागू किया गया और इससे किसानों को कैसे लाभ पहुंचा, ठीक है, इसके बारे में बताइए। तो हरित क्रांति से अभिप्राय है HYV बीजों, रासायनिक खाद, उर्वरकों के प्रयोग तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि के कारण 1960 के दशक के मध्य में फसल उत्पादन में तेजी से है। मतलब कि ऐसी क्रांति की गई, ऐसी हरित क्रांति की गई कि जिससे जो कृषि है वो बहुत जल्दी उसमें वृद्धि होने लगी। मतलब कि ऐसे बीज बना दिए गए, ऐसे केमिकल्स बना दिए गए, ऐसी खाद बना दी गई कि फटाफट से जो खेती है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी, ठीक है। इससे किसानों को लाभ पहुंचा। एक तो क्या हुआ कि जो फसल उत्पादकता है, ठीक है, उसमें पर्याप्त वृद्धि हुई, बहुत अच्छी वृद्धि हुई। खेती के अंतर्गत सकल क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई, ठीक है, जो सकल घरेलू उत्पाद था उसमें भी वृद्धि हुई। किसानों को निर्वाह कृषि की बजाय व्यापारिक कृषि की ओर खिसकने के लिए प्रेरित किया गया। इतनी ज़्यादा खेती होने लगी कि किसान जो है वो अपना निर्वाह तो कर ही सकते थे, साथ ही साथ अब खेती को, अपनी फसलों को बेच भी सकते थे, अपने जो उत्पादन है उसको बेच भी सकते थे। तो वो व्यापारिक कृषि की ओर भी खिसकने लगे क्योंकि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि, ठीक है, होने लगी थी। कृषि के व्यापारीकरण के कारण किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। अब खेती को एक व्यापारिक कार्य के रूप में भी देखा जाने लगा, जिसका उद्देश्य निर्वाह के लिए भोजन की अपेक्षा लाभ कमाना है, ठीक है। अब क्या हुआ, किसानों का जो है एक दृष्टिकोण है उसमें भी चेंजेस आए। जो किसान पहले सिर्फ अपने लिए खेती करते थे, अब उन्होंने क्या किया, अब वो खेती जो है एक तरह से व्यापार भी करने लगे, ठीक है। जिससे कि क्या हुआ है, उससे क्या हो सकता है कि जो देश की GDP है उसमें भी वृद्धि होने लगी। तो जो हरित क्रांति है उसके बहुत ही अच्छे परिणाम जो हैं देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस कथन की व्याख्या कीजिए कि जो हरित क्रांति है, ठीक है, हरित क्रांति ने सरकार को पर्याप्त खाद्यान्नों के विशाल भंडार बनाने के योग्य बनाया है, ठीक है, कि बहुत बड़े बड़े भंडार अब वो बना के रख सकती है सरकार, ताकि कमी के समय उनका उपयोग किया जा सके। कि जब भी देश में खाने की कमी हो तो जो सरकार है वो उसका इस्तेमाल कर सके, वो जो खेती उसने भंडार करके रखी है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सके।
तो ये बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए इस कथन की। तो उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग करके किसान जो है खाद्यान्न का एक बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में समर्थ हुए, जो उनकी स्व उपभोग की आवश्यकता से कई अधिक था। मतलब कि इतनी अधिक खेती जो है वो उनको प्राप्त हुई उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग करके। ठीक है, क्या हुआ, इतनी अधिक खेती होने लगी कि वो अपना स्व उपभोग तो करते ही थे, साथ ही साथ अपनी खेती को बेचने भी लगे। ठीक है, अपनी फसल जो उनका उत्पादन था उसको वो बेचने भी लगे। उस अधिक मात्रा को सरकार द्वारा बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए खरीदा गया। ठीक है, सरकार ने उस खेती को खरीदा, उस सभी उत्पादन को खरीदा ताकि बफर स्टॉक बनाया जा सके, ताकि बहुत सारा स्टॉक बनाया जा सके, बहुत सारा जो खाना है उसको भंडार किया जा सके, स्टॉक करके रखा जा सके, जिसका प्राकृतिक आपदाओं तथा युद्ध के दौरान खाद्य की कमी के समय में प्रयोग किया गया। ठीक है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई युद्ध हो जाता है देश में, तो उस समय पर जब खाने की कमी आए तो उस टाइम पे ये सारा का सारा जो खाना है इस्तेमाल में लाया जा सके। तो इस प्रकार हरित क्रांति ने सरकार को पर्याप्त खाद्यान्नों के विशाल भंडार बनाने में योग्य बनाया है, ताकि वे कमी के समय उनका उपयोग कर सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सहायता किसानों को नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने को प्रोत्साहित तो करती ही है। मतलब कि आर्थिक सहायता अगर किसानों को दी जाए तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, पर उसका सरकारी वित्त पर भारी बोझ पड़ता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर आर्थिक सहायता की उपयोगिता पर चर्चा करें। मतलब कि जो सरकारी वित्त है उस पर भी बोझ पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा जो लोन है वो किसानों को देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जो सरकार है वो बहुत सारा एक तरह से लेनदार हो जाएगी। सरकार के लिए बहुत सारा पैसा जो है वो वापस लेना होगा, सरकार को बहुत सारे लोगों से पैसा वापस लेना होगा। तो इसमें क्या है, यह सही है कि आर्थिक सहायता ने HYV तकनीक के प्रयोग को सुविधाजनक बनाया, जिसके कारण भारत में हरित क्रांति हुई। ठीक है, आर्थिक सहायता की अनुपस्थिति में किसानों के लिए HYV तकनीक संबंधी महंगी आगतों को खरीदना संभव हो जाता है। ठीक है, जो अगर किसानों को आर्थिक सहायता ना दी जाए, ठीक है, अगर उन्हें लोन वगैरह या पैसा वगैरह सरकार ना दे, तो क्या होगा, वह ऐसी तकनीक को नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, यह न केवल प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता है बल्कि न्यूनतम समर्थन कीमत भी है, जो एक प्रकार की अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता है जिसने कृषि पर सरकारी खर्च को बढ़ाया है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो सरकार है वो किसानों को जो लोन है वो बहुत ही कम ब्याज पर देगी। तो इससे क्या है, सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन उसके बदले में सरकार को बहुत अधिक जो है खेती भी मिल रही है। वास्तव में सरकार का वित्तीय बोझ तब और बढ़ जाता है जब वह किसानों के लिए ऋण माफी का सामना करने के लिए मजबूर हो जाती है। कभी कभी तो क्या होता है कि सरकार को कुछ किसानों का जो ऋण है वो माफ भी करना पड़ता है, तो उससे तो वित्तीय बोझ जो है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो संक्षेप में आर्थिक सहायता तब उपयोगी होती है जब ये छोटे धारकों की मदद करने के आर्थिक विचारों पर आधारित होती है, परंतु इनके कारण संपत्ति का निष्कासन होता है जब ये राजनीतिक विचारों पर आधारित होते हैं, और जब एक धनिक किसान निर्धन किसानों की अपेक्षा अधिक लाभान्वित होते हैं। मतलब कि यही हो गया कि यहाँ पर जो है आर्थिक सहायता तब तो उपयोगी होती है जब छोटे धारकों को दिया जाता है। मतलब कि छोटे किसान जो है वो कम लोन ले रहे हैं, लेकिन जब ये लोन बहुत बड़ी मात्रा में दिया जाता है तो बहुत सारी संपत्ति जो है वो सरकार के खाते से निकल जाती है। तो इसलिए जो है ये बात बिल्कुल सही है कि आर्थिक सहायता किसानों को नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने को प्रोत्साहित तो करती है। जब किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए तो प्रोत्साहित होते ही हैं, लेकिन सरकार पर जो है वो है सरकार के वित्त पर बहुत सारा बोझ पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ पर हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को करो लाइक, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करो। ओके बच्चों, एग्ज़ाम में सब कुछ अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट।